लास्ट क्लास में कुछ एंथैल्पी के क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो थर्मो केमिकल इक्वेशन वाले, डेल एच निकालना, कैलकुलेशन करना, इक्वेशंस मैनिपुलेट करने वाले क्वेश्चंस, ये थे एक क्वेश्चन। फिर हमने बॉन्ड एंथैल्पी देखा था, एक टॉपिक बॉन्ड एंथैल्पी। अरे देखे थे कि नहीं? उसका भी न्यूमेरिकल किए थे ना, एक दो तरीके से किए थे। बॉन्ड एंथैल्पी का हमने अलग फॉर्मूला लिखा था जो कि बाकी एंथैल्पी के फॉर्मूले से अलग था। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे थे, बाकी समय हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। उसके फॉर्मूले से भी हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, और हेस लॉ से भी हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद है? HCl का बॉन्ड एंथैल्पी निकाले थे। तो HCl तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकाली जा सकती है क्योंकि वो मॉलिक्यूल अलग रहता है। एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से थोड़ा दूर रहता है, तो वहां पे अपन एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एंथैल्पी निकाल सकते हैं। बट लैटिस एंथैल्पी जो कि आयनिक कंपाउंड की होती है, उनको हम एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक लैटिस में बहुत सारे Na पॉजिटिव और बहुत सारे Cl नेगेटिव होंगे। तो वहां पर एक मॉलिक्यूल का लैटिस एंथैल्पी निकालना पॉसिबल नहीं है एक्सपेरिमेंटली। इसलिए अपन बॉर्न हेबर साइकिल यूज करेंगे, जो अल्टीमेटली हेस लॉ का एप्लीकेशन ही है। ठीक है, तो बॉर्न हेबर के बारे में हमने कुछ लिखा था क्या? और तो ये लिखे थे ना कि बॉर्न हेबर का यूज क्या है ना, कि इसको अपन यूज करने वाले हैं टू कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, चले एक रिएक्शन वही NaCl वाला ही लेते हैं, है ना, उसी की लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो एक यहाँ पे साइकिल बना रहा हूं, उसको बना लेना, उसके बाद फिर हम लिखते हैं। लिखेंगे, साइकिल बनाइए पहले। बता रहा हूँ, बना तो पहले। इसको साइकिल बनाइए, फिर अपन एक एक करके सारे प्रोसेस समझते हैं। डेल्टा FH वही फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो ना, NaCl बन रहा है ना, NaCl इज फॉर्म्ड, तो उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हैं। हो गया? देखिए देखिए, इसमें क्या हो रहा है। देखो, आप क्या प्रोसेस समझा रहे हो कि हमको अल्टीमेटली निकालना है NaCl को तोड़ने के लिए कितनी एंथैल्पी लगेगी, लैटिस एंथैल्पी। डेल लैटिस H, नाम क्या दिया था उसको अपन ने? डेल लैटिस H। ठीक है, यहां अपन ने उसको U नाम दिया है। ठीक है, क्योंकि देखो, जब कोई बॉन्ड बनती है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। मतलब अगर एक बॉन्ड बन रही है और 50 जूल एनर्जी निकल रही है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 50 जूल दोगे, तब वो बॉन्ड टूटेगी।
समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? तो हमको एक्चुअली ये कैलकुलेशन करनी है कि यू कितना आ रहा है, बट ये प्रोसेस कैसे हो रहा है इसको समझना। ऐसा नहीं कि आपने Na लिया सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैस ले ली और NaCl बन गया, उसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। वो प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं? पहले वो Na सॉलिड जो आपका सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, वो पहले सब्लिमेशन हो करके गैसियस फॉर्म में बनता है, सोडियम एटम या सोडियम गैसियस एटम, ये Na। फिर आयनिक कैसे बनता है? जब उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, और उसके लिए अपन को क्या देनी पड़ती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको डेफिनेशन याद आ रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी का? वहां अपन आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखते थे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये वही एनर्जी है, तब जाके बनता है सोडियम आयन गैसियस। ये सोडियम का साइकिल हुआ। अब यही चीजें क्लोरीन के साथ भी होगी। क्लोरीन क्या है? Cl2 है, पहले उससे Cl बाहर निकालना पड़ेगा, तो हाफ डी का मतलब है डिसोसिएशन। वो तो आपका वो बॉन्ड है ना, बॉन्ड एंथैल्पी, कोवेलेंट बॉन्ड है। Cl और Cl के बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? तो इसकी आधी लगेगी क्योंकि अपन हाफ Cl2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? हाफ। ऐसे वो गैसियस एटम बनेगा पहले, जैसे सोडियम भी पहले गैसियस एटम बना, क्लोरीन भी पहले क्या बनेगा? गैसियस एटम। ज्यादा ठीक है। अब उसमें Cl नेगेटिव के लिए क्या होगा? एक और एनर्जी क्या पढ़ते थे अपन? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्चुअली ये नेगेटिव होगा क्योंकि क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन बैठाएगा तो वो एनर्जी रिलीज करता है ना? वो तो आसानी से बैठा लेता है ना, तो वो एनर्जी के बाद आपको मिलेगा Cl नेगेटिव। और जब फाइनली इन दोनों पास आएंगे तो दे विल रिलीज सम एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज अवर लैटिस एंथैल्पी। उसका पॉजिटिव फॉर्म लैटिस एंथैल्पी है, क्योंकि जो रिलीज हो रही है वो नेगेटिव एनर्जी है, पर उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो वो पॉजिटिव होगी। लैटिस एंथैल्पी इन फैक्ट इज पॉजिटिव। हमने लिखा भी था शायद वैल्यू, ना 700 कुछ लिखे थे क्या लास्ट क्लास में? 7 कितना? 788। ये हम लेकर आएंगे कैलकुलेशन से। वो जो हमने लिख दिया ना पूरा इक्वेशन के बाद फाइनल डेल लैटिस H इज इक्वल्स टू, ये लिखे थे क्या उसमें? डेल लैटिस H इज इक्वल टू 788 किलोजूल पर मोल, ऐसा लिखा है ना आपने? तो वो आई कैसे, वो हम बता रहे हैं इस साइकिल के थ्रू। एम आई क्लियर? समझ में आया आपको करना क्या है हमको यहाँ पर? ठीक है, तो ये आपने साइकिल बना लिए, इस साइकिल के एक एक प्रोसेस को समझाते हैं क्या हो रहा है सब में। ठीक है, तो नीचे लिखना द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सबसे पहले अपन इसी प्रोसेस को समझा रहे हैं, डेल एफ एच वाले को। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, the heat of formation of NaCl is found to be minus 411.2 minus 411.2 minus 411.2 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। रिएक्शन लिखेंगे ऊपर वाला ही पहला, Na प्लस हाफ Cl2 gives NaCl del FH0 इज इक्वल टू कितना लिखा है वैल्यू मैंने आपको? 411.2 किलोजूल पर मोल। लिखो इसको। हमको एक्चुअली इसको इसमें ब्रेक करना है, Na पॉजिटिव और से, तब तो बोलोगे लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो एक्चुअली हमें इनको U की वैल्यू निकालनी है। ये तो आपको डेल HF नॉट मैंने दिया, ये तो आपका उसका क्या है? फॉर्मेशन का एनर्जी है कि ये जब रिएक्शन होगा ना, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट विल गिव यू दिस वैल्यू 411। वो तो आ जाती है एक्सपेरिमेंटली, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली नहीं आएगी। ठीक है, जहां आपने NaCl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक किया, ये एनर्जी एक्सपेरिमेंटली नहीं आएगी, और वो यही एनर्जी है जो रिलीज हो रही है बनते वक्त। देखो जब ये दोनों पास आएंगे ना, तब ये एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब तोड़ना होगा तो यही एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अपन को ये निकालना है, यू कैसे निकाले? तो आपने जो ऊपर इक्वेशन लिखा है वो यू के लिए लिखा है, आपने ये इक्वेशन नहीं लिखा है लास्ट क्लास में। क्या लिखे थे इक्वेशन? देखो, NaCl गिव्स
Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये लिखो ना आप लोग, तो वो यही तो रिएक्शन है, NaCl गिव्स Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, बट ये उसका उल्टा है, यहां लिखा है Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव गिव NaCl, इसलिए माइनस U है, पर जब उल्टा प्रोसेस होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस U। क्लियर है? हाँ वही है, U आपका डेल्टा लैटिस H है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोसेस क्लियर है, ये वाला हमको एनर्जी पता है, ठीक है। ओके, अगले लाइन में, सोडियम मेटल इज सबलाइम्ड टू फॉर्म, सोडियम मेटल, मतलब ये प्रोसेस हुआ कैसे होगा, अपन ये लिख रहे हैं हम, फॉर्मेशन तो हो गया, पर ये फॉर्मेशन हुआ कैसे, इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, तो सब्लिमेशन इन्वॉल्व है सोडियम का, फिर सोडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वॉल्व है, क्लोरीन का डिसोसिएशन इन्वॉल्व है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इन्वॉल्व है, फिर दोनों जब पास आएंगे तो एक एनर्जी रिलीज होती है, उसी को लैटिस एंथैल्पी बोल रहे हैं। ये सब का सम ये आना चाहिए। Am I clear? Hess law। क्योंकि ये प्रोसेस एक स्टेप पे नहीं हो रहा, इसमें मल्टीपल एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, हम उन सब एनर्जी को सम करेंगे तब आएगा 411, ठीक है। तो उससे यू निकल जाएगा, यू अननोन रहेगा, सबको उधर भेज देंगे तो यू निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखे, सोडियम मेटल इज सबलाइम्ड टू फॉर्म गैसियस एटम, सोडियम एटम या सोडियम मेटल या सोडियम एटम भी लिख सकते हैं, इज सबलाइम्ड, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, तो सोडियम इज सबलाइम्ड टू फॉर्म गैसियस एटम, और इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, NaS gives Nag, gives Nag, और इसकी एनर्जी का नाम अपन क्या देंगे, डेल सब H, वैल्यू लिखना है इसकी, इसकी वैल्यू होती है आपकी 108.4 किलोजूल पर मोल, 108.4 किलोजूल पर मोल, ठीक है। चलिए अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, 1/2 मोल ऑफ गैसियस Cl2, पहले ये इन दोनों को समझ रहे हैं, फिर नीचे वाले दो को समझेंगे, है ना। 1/2 मोल ऑफ गैसियस Cl2 is dissociated to form 1 mole of gaseous atoms, 1 mole of gaseous atom, 1 mole of gaseous atom is dissociated to form 1 mole of gaseous atom, और इसके लिए क्या एनर्जी होगी, बॉन्ड एंथैल्पी, डेल बॉन्ड H, तो उसका रिएक्शन कैसे लिखोगे, देखो आप, और हमने हाफ क्यों किया था उसको भी अपन समझते हैं। यहाँ पे Cl2 को अगर आप एनर्जी दोगे तब वो 2Cl में ब्रेक होगा ना, पर हमको 2Cl नहीं चाहिए, हमको एक ही Cl चाहिए, और इसके लिए पूरी एनर्जी कितनी लगेगी, डेल बॉन्ड H, उसको अपन D नाम दे देते हैं, अभी वैल्यू नहीं लिख पा रहा हूं, दीजिए नाम उसको। अब क्योंकि मुझे एक ही Cl चाहिए तो मैं पूरे इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो गया आपका 1/2, ये भी हो गया 1/2, और ये भी हो गया 1/2, तो 2 कैंसिल, मिल गया Cl अकेला, तो हाफ Cl2 गिव्स Cl, पर उसके लिए एनर्जी कितनी लगेगी, D/2, तभी यहां पे हमने D/2 लिखा है। क्लियर है? तो ये आपकी कुछ नहीं, ये बॉन्ड एंथैल्पी ही है, क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। लिखो इस रिएक्शन को, इसकी वैल्यू भी लिख लो लगे हाथ, ये D होता है 242, तो 242 डिवाइडेड बाय 2, ये तो आपने शायद लिखा भी था लास्ट क्लास में, लिखे थे ना, एक क्वेश्चन में लिखे थे अपन की बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन कितना होता है, 242 थी इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू, अरे H2 का भी था और Cl2 का भी था, H2 का कितना था, वो कम होगा इससे, ज्यादा था, और इसका कम था, तो वो छोटा एटम होता है ना, तो छोटा एटम का, हाँ देखो यहां से अपन ये भी समझ सकते हैं ना, छोटा एटम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और बड़ा एटम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि बड़े एटम में बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और छोटे एटम में बॉन्ड लेंथ कम तो स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। चलो
डन ये वाला। अब दोनों एटम बन चुके हैं, अब दोनों को आयन बनाना है, करेक्ट। तो लिखेंगे अगला अगला पॉइंट, गैसियस Na एटम्स, गैसियस Na एटम्स, gaseous Na atoms are ionized to form gaseous sodium ion, are ionized to form gaseous sodium ions। और इसका रिएक्शन कैसा होगा, Na जो आपका G था वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+G बनेगा, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और इस एनर्जी को अपन क्या नाम देंगे, ये आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, डेल IH नाम दिया था, जो कि अल्टीमेटली आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। और ये वैल्यू होती है सोडियम के लिए 496 किलोजूल पर मोल। अभी तक सारी एनर्जी पॉजिटिव ही यूज हुई है ना, हमारा भले प्रोसेस का फाइनल एनर्जी नेगेटिव है फॉर्मेशन का, बट अभी तक सारी एनर्जी पॉजिटिव ही हुई है। कौन कौन सी एनर्जी पॉजिटिव हुई है, सब्लिमेशन वाली भी पॉजिटिव है, क्योंकि सब्लिमेशन में हीट करोगे तब तो वो सॉलिड से गैस बनेगा ना, अपने आप सॉलिड से गैस कैसे बन जाएगा, तोड़ने के लिए भी आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए भी एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो तीनों एनर्जी अभी तक पॉजिटिव आई है। अब आएगी अपनी पहली नेगेटिव एनर्जी, वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, गैसियस क्लोरीन एटम, गैसियस क्लोरीन एटम, गैसियस क्लोरीन एटम is converted into gaseous chloride ion, is converted into gaseous chloride ion, gaseous chloride ion। और इसके लिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये रहा गैसियस क्लोरीन एटम, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा गैसियस क्लोराइड आयन। और इन दिस प्रोसेस इसको क्या एनर्जी लगेगी, डेल EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये नेगेटिव होगी, और इसकी वैल्यू होती है -348.6 किलोजूल पर मोल, 348.6 किलोजूल पर मोल। हो गए सारे एनर्जीज की बात। लास्ट बचा है ये वाला, जब दोनों आकर के मिक्स होंगे, दोनों आयंस बन चुके हैं ना, अब जब दोनों मिक्स होंगे ना तब ये एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको अपन कह रहे हैं लैटिस एंथैल्पी, और उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर यू निकल गया तो बस साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो यू निकलेगा वो नेगेटिव होगा, उसको उल्टा कर दोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, 788 जो आप लोग का आया है, तो अपन लिखे ऊपर। ठीक है, डन यहां तक। लास्ट स्टेप, द गैसियस आयंस कंबाइन टू फॉर्म, the gaseous ions combine to form, the gaseous ions combine to form sodium chloride, sodium chloride, sodium chloride। और रिएक्शन हो जाएगा Na plus gaseous ion, Cl negative gaseous ion gives NaCl solid। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकल रही है उसको अपन बोल रहे हैं डेल लैटिस H, डेल लैटिस H, जो कि अपन ने अपने डायग्राम में उसको U का नाम दिया है। ठीक है, आएगा अपने आप नेगेटिव आएगा वो। ठीक है, फिर उसका बस साइन रिवर्स कर देंगे तो वो आपका लैटिस एंथैल्पी हो जाएगा। हाँ, फाइनल यही बनेगा ना। ठीक है, डन। ये सारी एनर्जीज अपने लिख लिया ना, वैल्यूज, क्योंकि इसको अब यूज करके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फाइनली 788 आना चाहिए, -788 आना चाहिए यू का वैल्यू। ठीक है, डन। नीचे लाइन में लिखना, अप्लाइंग हेस लॉ, अप्लाइंग हेस लॉ, हेस लॉ था ना, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन, जहां पे अपन ये सबको ऐड करते थे स्टेप्स। आप यूं समझो कि हेस लॉ में अपन ने वो CO वाला डायग्राम बनाया था, आपको याद है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ट्रायंगुलर डायग्राम याद है। तो उसमें भी तो ऐसी कुछ हो रहा था ना, वो भी तो एक साइकिल था। बस बॉर्न हेबर में ना, ये जो दो साइंटिस्ट लोगों थे ना, लोगों ने NaCl का स्टडी किया था, तो उन्होंने बॉर्न हेबर साइकिल नाम दे दिया। अल्टीमेटली वो कार्बन मोनोऑक्साइड से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, वो भी तो एक तरह का साइकिल था, ट्रायंगुलर साइकिल। अरे है ना। तो वहां पे अपन क्या देखे थे कि कार्बन अगर डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो -393.5 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा था, पर अगर वो वाया कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो भी उतनी ही होगी ऐड करने पर।
यहां भी वही कर रहे हैं, डायरेक्ट हुआ कितना -411, और इन सब प्रोसेस के एनर्जीज को ऐड कर दोगे तो वो भी वही आना चाहिए। यही तो हेस लॉ है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपने सीधा रिएक्शन ये लिख दिया, यही क्यों हमने काम कार्बन डाइऑक्साइड वाले के साथ भी किया था कि हेस लॉ में कि कार्बन डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो -393 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करेगा। पर जब वो अदर स्टेप से जाएगा कि पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो यहां था -110 और यहां था -283, ऐड करोगे तो यही आएगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। इन द सेम वे इस बॉर्न हेबर साइकिल में दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। क्लियर है? बस बॉर्न हेबर स्पेशली NaCl के लिए बनाई गई है। क्लियर है? ठीक है, तो नीचे क्या लिखे हो, अप्लाइंग हेस लॉ, applying Hess law, del HF naught is equals to del FH naught is equals to, सबका सम कर देंगे, S प्लस D/2 प्लस एक अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी था IE, एक हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था, उसको क्या I इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी IgE लिख लो, याद रहेगा ना क्या बोल रहे हैं अपन। ठीक है, अब वहां डेल EGH लिखे है ना, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो डेल EGH प्लस और क्या बच गई एनर्जी U, सबको ऐड करेंगे तो डेल FH आना चाहिए। सबकी वैल्यूज पुट करें, बस U अननोन है हमारा, तो क्या है इसकी वैल्यू -411.2 इज इक्वल्स टू S कितना था 108.4, D/2 कितना आया था 121, IE कितना लिए हैं 496 है, वो 196 लिखा हूं क्या, 496 -348.6 प्लस U का वैल्यू बताइए। इन सबको ऐड सबट्रैक्ट करो, फिर वहां ले जाकर के मेरे को U का वैल्यू चाहिए। अभी माइनस आना चाहिए, सुन रहे हो क्या, ये माइनस आएगा तो लैटिस एंथैल्पी का साइन उल्टा कर देंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज हुई है ना, तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या हो गया, प्लस माइनस तो करना है। ये तो लाना है ना भैया, तभी तो प्रूफ होगा ना। सेवन एटी एट आएगा। आया नहीं, लाए हो, जबरदस्ती लाए हो। 788 आ रहा है क्या, लाना नहीं है भाई, आना चाहिए ना, जैसे ये ले आई है। 788 एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। आएगा ना, देखो ना, ये 0.4 और ये 0.6 है ना, तो आएगा, देखो। नहीं आ रहा है, बायो वाले में सोचना कि अरे हम के बेचारे, हम कैसे करेंगे, प्लस माइनस तो 7th 8th से पढ़ रहे हैं ना, 5 6 7th 8th से पढ़ रहे हो, प्लस माइनस तो करना है, तो अपना बेचारापन मत दिखाना।
-788 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज हुई है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हमारा डेल लैटिस H क्या हो जाएगा? 788। ठीक है, अभी तो माइनस आ रहा होगा ना यहाँ पर। अरे ये वैल्यू माइनस नहीं आ रही है क्या? चलिए, एक लिमिटेशन लिखना फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ हमारा हो गया, सेकंड लॉ चालू करने वाले हैं। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। नहीं, अपन सबके लिए बना सकते हैं ऐसा, कोई भी आयनिक कंपाउंड के लिए बना सकते हैं। आप केसीएल ले लो। नहीं, अगर आपको आया ना कि बॉर्न हेबर साइकिल समझाना है तो फिर यही समझाना। कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा ना तो हम बॉर्न हेबर से ही निकालेंगे। ठीक है, जैसे आप केसीएल पकड़ लो, तो जहां जहां Na है वहां पे के आ गया, जहां जहां Cl है वो तो Cl ही है, तो सेम प्रोसेस वापस। हाँ, एक ही लगता ना। MgCl2 लोगे तो पूरा Cl लगेगा, पूरा Cl2 लगेगा, 2 Cl लगते हैं उसके। MgCl2 भी एक आयनिक कंपाउंड है, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में अगर आपको लैटिस एंथैल्पी निकालना है तो हम ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें। फर्स्ट लॉ प्रोवाइड्स नो इंफॉर्मेशन कंसर्निंग, फर्स्ट लॉ provides no information concerning the spontaneity or feasibility of the process, the spontaneity or feasibility of the process। feasibility मतलब possible है कि नहीं, feasibility, 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 फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब वही कि रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं रिएक्शन होने की। तो वैसे भी फर्स्ट लॉ तो ये बोला भी नहीं था ना, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था? एनर्जी के बारे में। तो ये प्रोसेस के अंदर कैसे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इन सब के बारे में बात की है। इट डील्स विद द इंटरचेंज ऑफ एनर्जीज, है ना, एनर्जी कैसे, हीट कंटेंट कैसे कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, ये सब के बारे में बात कर रहे थे हम। बट इट नेवर टॉक्ड अबाउट द स्पॉन्टेनिटी, या कि रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे हम। तो इट प्रोवाइड्स नो इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द spontaneity, SPONTANEITY, spontaneity or feasibility of the process, that is whether the process is possible or not, that is whether the process is possible or not। whether the process is possible or not। फर्स्ट लॉ हमें सिर्फ इतना ही बताया कि ये प्रोसेस अगर हो रहा है तो एनर्जी यहां से निकल रही है, तो ये इसके पास गेन हो रही है, मतलब एक से लॉस हुई तो दूसरे ने गेन करी, सिस्टम ने लॉस करी तो सराउंडिंग ने गेन करी, सराउंडिंग ने लॉस करी तो सिस्टम ने गेन करी, अल्टीमेटली द एनर्जी इज कंजर्व्ड। यही बात कर रहा था बस फर्स्ट लॉ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट, for example the first law does not indicate whether heat can flow from a cold end to a hot end। first law does not indicate whether heat can flow from a cold end to a hot end or not। ये तो नहीं होता है ना, हीट हमेशा हॉट एंड से कोल्ड एंड में फ्लो करती है, ये पता है ना। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, कोल्ड से हॉट में कभी हीट ट्रैवल नहीं करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट वेदर हीट कैन फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड एंड टू अ हॉट एंड और नॉट, मतलब ये कोल्ड एंड से हॉट एंड वाला प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। रिवर्स कैन बी स्पॉन्टेनियस, हॉट एंड से कोल्ड एंड तो होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इसको अपन पढ़ेंगे सेकेंड लॉ में ना। तो नेक्स्ट अगला हेड डालेंगे, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। नहीं हो गया ना, लिमिटेशंस इतनी है बस। अब सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमको कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेगी, जैसे वहां भी अपन पढ़े थे ना, फर्स्ट लॉ से पहले अपन वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी पढ़े थे ना।
अरे मैंने कहा था ना कि फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले 3 क्वांटिटी पता होनी चाहिए, वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी। W, Q एंड H, सॉरी U, W, Q एंड U। W फॉर वर्क, Q इज फॉर हीट एंड U इज फॉर इंटरनल एनर्जी। इन्हीं तीनों को यूज करके तो हमने फर्स्ट लॉ डिफाइन किया था। इन द सेम वे पहले समझते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होता क्या है ना। एंट्रोपी समझते हैं, 2 क्वांटिटी समझेंगे, फिर हम सेकंड लॉ डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं, लिखेंगे अ प्रोसेस विच अंडर सम गिवन कंडीशंस, अ प्रोसेस which under some given conditions, a process which under some given conditions may take place by itself, may take place by itself, खुद पे खुद हो जाए, may take place by itself or by initiation, or by initiation, or by initiation, is called a spontaneous process, 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 full stop. In other words, in other words, in other words, a process which can take place by itself, a process which can take place by itself or has an tendency to take place, or has an tendency to take place, or has an tendency to take place, is called spontaneous, is called spontaneous. ठीक है, आप इसको एक और तीसरे तरीके से बोल सकते हो कि ऐसे प्रोसेस जो फिजिबल है वो स्पॉन्टेनियस है ना, ऐसे प्रोसेस जो फिजिबल है, जो हो सकते हैं, वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, एग्जांपल लिखिए कुछ प्रोसेसेस के, लिखेंगे प्रोसेसेस, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये है ना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ये होता है ना अपने आप पानी में नमक डाल दो, नमक धीरे 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 घुल जाएगा, भले टाइम लगेगा पर घुल जाएगा। उसको फास्ट करने के लिए आप उसको स्टर कर लो, मिक्स करोगे तो जल्दी घुल जाएगा, और फास्ट करना तो गर्म कर दो, मतलब कुछ इनिशिएशन करोगे तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, पर वो रिएक्शन हो रहा है अपने से। आप कुछ नहीं करोगे तो भी NaCl will dissociate या will dissolve in water itself। ठीक है, एक और लिखो, सेकेंड एक एग्जांपल और लिखना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन एन ओपन वेसल। तो इमेजिन करो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन एन ओपन वेसल, ये है स्पॉन्टेनियस। ओपन वेसल में पानी छोड़ दो, धीरे 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 इवेपोरेट हो जाएगा, दो इट विल टेक सम टाइम, बट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड लिखना, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, ये भी अपने आप होगा, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये हो सकता है कि, हाँ चल वो भी चलेगा, हाँ वो भी होगा, वरना आप चाय का कप रख दो थोड़ी देर के लिए, चाय ठंडी हो जाएगी। तो हॉट एंड टू कोल्ड एंड, सराउंडिंग, आप उल्टा बोले, सराउंडिंग से हीट आइस में गई, मैं बोल रहा हूँ चाय से हीट सराउंडिंग में गई। अल्टीमेटली हीट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। आपके केस में हॉट एंड वाज सराउंडिंग, कोल्ड एंड वाज आइस, मेरे केस में हॉट एंड वाज चाय का कप, कोल्ड एंड इज सराउंडिंग। इवेपोरेशन क्या, हाँ हो सकता है, बट प्रोसेस इवेपोरेशन हो रहा है ना, मतलब वहां पे स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना, बस चाय से हीट निकली है बाहर, चाय के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखना, फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल, फ्लो ऑफ वाटर
डाउन अ हिल, फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल। ऊपर से नीचे पानी गिरना स्वाभाविक है, राइट। नीचे से ऊपर पानी कैसे चढ़ेगा, अपने आप तो नहीं चढ़ेगा, पर कुछ मोटर वोटर लगा दोगे तो चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपने आप नीचे से ऊपर पानी नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। कोल्ड एंड से हॉट एंड में हीट नहीं जाएगी, तो वो भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल लिखना, लाइटिंग ऑफ अ कैंडल, लाइटिंग ऑफ अ कैंडल involving burning of wax, lighting of a candle involving burning of wax। ये अपने आप नहीं होगा ना, आपको एक बार तो माचिस से कैंडल को जलाना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोसेस होता रहेगा अपने आप, वैक्स का बर्निंग होता रहेगा, ठीक है। लाइट कैसे, नहीं तो अपने क्या लिखा है, आइदर बाय इग्निशन और बाय इटसेल्फ। इनिशिएशन किए ना अपन, जला करके इनिशिएट कर दिए प्रोसेस को, फिर वो हो रहा है अपने आप। कि किसी चीज को आग लगाने के लिए आग तो लगानी पड़ेगी ना, तब तो वो जलेगा। किसी को चीज को जलाओगे तो बिना आग दिए कैसे जलेगी वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में एक नॉन स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन लिखना। ओए हो रहा है, हाँ लिखो। नेक्स्ट पैराग्राफ में, अ प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, अ प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन, a process which can neither take place by itself nor by initiation is called a non-spontaneous process, is called a non-spontaneous process, is called, nor by initiation is called a non-spontaneous process। इसके एग्जांपल लिखना। वहां क्या लिखे थे अपन, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर ना, यहां लिख दो डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, हाँ मड भी लिख सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर। आप कितना भी इनिशिएशन दे दो, गर्म कर लो, उसको स्टर कर लो, सैंड डिसॉल्व नहीं होगी। डिसोल्यूशन ऑफ, हाँ डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर। सेकेंड लिखो, फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल, फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल, फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल। पानी अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, इनिशिएट करके छोड़ने पर भी नहीं जाएगा ना, ऐसा नहीं आप मोटर बंद कर दोगे तो क्या जाता रहेगा, क्या बंद हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल। एक और लिखना, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी, उल्टा, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी, ठीक है। ये आपका स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है इनमें जो इस प्रोसेस को होने दे रहा है। कुछ तो इनके पास एक ड्राइविंग फोर्स होगा ना, जो इस प्रोसेस को करने में हेल्प कर रहा होगा, ये उनको मोटिवेट कर रहा होगा कि ये करना है। तो दो ड्राइविंग फोर्स होते हैं जो भी प्रोसेस में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, जैसे कि पहला वाला प्रोसेस में नमक और पानी इन्वॉल्व थे, फिर दूसरा वाले प्रोसेस में पानी डाउन अ हिल आ रहा है, पानी वॉज इन्वॉल्व, हाइट इज इन्वॉल्व, तीसरे में पानी इवेपोरेट होके वेपर बन रहा है। तो ये जो लोग इन्वॉल्व है ना, इनकी टेंडेंसी होती है मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने की, क्योंकि मिनिमम एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में भी देखे हैं। लोग रिएक्शन ही इसलिए कर रहे हैं ताकि स्टेबल हो सके। तभी तो देखो जब वो कंपाउंड बनते तो एनर्जी रिलीज कर देते हैं। अभी देखे नहीं अपन NaCl में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब आकर के मिले तो -788 छोड़ दिए, और जहां एनर्जी छोड़ दी एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्टेबल होने के लिए उनको मिनिमम एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सोचिए ना, पानी ऊपर था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी अप अ हिल, पर जब नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो बाय डूइंग दिस वो अपनी एनर्जी कम करना चाहता है।
तो पानी के पास क्या टेंडेंसी है? टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। एम आई क्लियर? समझ में आया ये मिनिमम एनर्जी वाला कंसेप्ट? और भी जो अपना एक प्रोसेस और है NaCl में भी, NaCl में तो खैर मिनिमम एनर्जी, वहां भी वो एनर्जी रिलीज कर ही रहा है पानी में घुलने के बाद। और क्या लिखा हमने? हॉट एंड टू कोल्ड एंड। हॉट एंड में एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो वो भी चाहता है कि हाँ मैं भी ठंडा हो जाऊं, एनर्जी कम हो जाए मेरी भी, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो वो भी चाहता था मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना, इसलिए वो प्रोसेस हुआ, राइट? नीचे से पानी ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि नीचे से पानी ऊपर जाने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम एनर्जी की तरफ जाना हो गया। समझ जाएगा? तो एक ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ कि वो चाहते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी एक्वायर करें, बिकॉज मिनिमम एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी। पहला प्रोसेस ये हुआ, या पहला ड्राइविंग फोर्स ये हुआ। और दूसरा ड्राइविंग फोर्स होता है टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। देखो, इसको पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ना, हर प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है कि मिनिमम एनर्जी की तरफ जाएं। अगर ऐसा होता तो सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस होते ही नहीं कभी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एंडोथर्मिक में एनर्जी देते हैं। एग्जांपल एंडोथर्मिक का, इसके रिवर्स प्रोसेस सारे एंडोथर्मिक ही होंगे ना। मतलब आप जहां पे एनर्जी सप्लाई कर रहे हो सारे प्रोसेस एंडोथर्मिक हुए, और वो भी तो होते हैं। जैसे आपको अगर कोई कंपाउंड ब्रेक करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करना है इनटू CaO और CO2, और वो प्रोसेस होता है ना भाई, नेचर में होता है वो प्रोसेस। कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू CaO एंड CO2। ये प्रोसेस हुआ, पर इसमें तो एनर्जी कम नहीं, आपने तो एनर्जी दी है इसको, और तब भी ये टूट के बना ना भाई, दो छोटे छोटे कंपाउंड बनाया ना इसने, मतलब प्रोसेस हुआ, एनर्जी बढ़ रही थी, उसके बाद भी ये प्रोसेस हुआ, तो ये तो मिनिमम एनर्जी की तरफ नहीं जा रहा था। मैं क्लियर है ना? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रोसेस में मिनिमम एनर्जी एक्वायर करते हैं वही प्रोसेस होते हैं। एक फैक्टर और है जो प्रोसेस को ड्राइव करता है, और वो होता है टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। जब तक कैल्शियम कार्बोनेट एक टुकड़ा ऐसे पड़ा था ना, वो शांत था, रैंडमनेस नहीं थी उसके अंदर। पर जैसे ही हीट दिए ना, तो टूट के वो क्या बना? CaO जो कि सॉलिड है, और CO2 जो कि गैस है। रैंडमनेस बढ़ गई। तो ये प्रोसेस क्यों हुआ? मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने के लिए नहीं, मैक्सिमम रैंडमनेस एक्वायर करने के लिए। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे दोनों चीजें हो रही है, एनर्जी भी कम हो रही है और रैंडमनेस भी बढ़ रही है। वाटर इवेपोरेट होता है, क्यों? क्योंकि वाटर जब तक लिक्विड फॉर्म में था तो लिक्विड था, मतलब पानी जब तक बीकर में है तो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे वेपराइज हुआ तो क्या बन गया? गैस। तो किसकी रैंडमनेस ज्यादा होती है, गैस की कि लिक्विड की? गैस की। गैस आर मोर रैंडम इन नेचर, लिक्विड्स आर लेस, और सॉलिड तो और लेस हो जाएगा। तो बर्फ पिघल के पानी बन रहा है क्योंकि वो भी चाह रहा है कि रैंडमनेस बढ़े। पानी उबल के वेपर बन रहा है क्योंकि वो भी चाह रहा है रैंडमनेस बढ़े। ये दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक है। बर्फ अपने आप तो नहीं पिघलेगा जब तक हीट नहीं दोगे बाहर से, पानी भी अपने आप तो बॉयल नहीं होगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज इटसेल्फ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना? अब इवेपोरेशन कैसे होगा? हीट हीट एब्जॉर्ब करके तो पानी इवेपोरेट हो रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी के बीच का मॉलिक्यूल टूट रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है, एंड दे आर बिकमिंग वेपर्स। तो ये भी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो ये प्रोसेस फिर क्यों हो रहे हैं? अगर हमेशा यही एक क्राइटेरिया है तो इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। ये अकेला ड्राइविंग फोर्स नहीं है, समझ रहे हैं क्या? तो गाड़ी चलती है सिर्फ अकेले पेट्रोल से नहीं, कुछ गाड़ियां डीजल वाली भी है, कुछ गाड़ियां CNG वाली भी है, तो उनके लिए ड्राइविंग फोर्स वो है। तो कुछ प्रोसेस के लिए ड्राइविंग फोर्स ये होता है, कुछ प्रोसेस के लिए ड्राइविंग फोर्स ये होता है, कुछ प्रोसेस के लिए मोटिवेशन ये है, कुछ प्रोसेस के लिए मोटिवेशन ये है, तभी वो हो रहे हैं। और जिनमें ये दोनों मोटिवेशन नहीं है वो प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। आप सोचो, वाटर अप हिल नहीं जाएगा उसको क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, और रैंडमनेस भी कोई कम नहीं हो रही है, सॉरी रैंडमनेस भी बढ़ नहीं रही है, ऊपर से ऐसा ऊपर जाओगे तो और आपका रैंडमनेस कम होगा। समझ रहे हैं क्या? इसलिए वो अप हिल नहीं जा पा रहा है। सैंड भी पानी में डिसॉल्व नहीं हो पा रही है क्योंकि ऐसा करने पे ना उसकी एनर्जी कम हो रही है, ना ही उसकी रैंडमनेस बढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है उसमें। समझ रहे हैं क्या? हाँ। नमक
वो डिसोसिएट हो रहा है ना आयंस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो एक्चुअली वो भी एंडोथर्मिक ही है, वो भी एक्सोथर्मिक नहीं है। आप पानी में नमक डालते तो ग्लास गर्म थोड़ी ना हो जाता है, राइट? अल्टीमेटली वो क्या करता है, ग्लास से हीट एब्जॉर्ब करता है और घुल जाता है, तो वो भी एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस है। शक्कर का घुलना भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, आपका कैल्शियम ऑक्साइड का पानी में जाना एक्सोथर्मिक है। हाँ हाँ, सोडियम का भी, वो भी एक्सोथर्मिक है। मिल्की नहीं होता, मिल्की तो बाद में होगा कि जब वो लाइम वाटर बन जाएगा, कार्बन, वो आगे की बात है। मैं ये बोल रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में मिलता है, चूना जब पानी में मिलता है तो चूना पानी बनता है और ये गर्म हो जाता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहां उसने अपनी एनर्जी रिलीज करी है, तो ये आपका मिनिमम एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसी ड्राइविंग फोर्स है उनका। जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उनका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये है। और जितने भी एंडोथर्मिक है उसमें ये तो नहीं होता, उसमें तो इनफैक्ट एनर्जी देनी पड़ती है, तो उनके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है, मैक्सिमम रैंडमनेस। मतलब वो इसके कारण हो रहे हैं और एक्सोथर्मिक वाले इनके कारण हो रहे हैं। सबको एक मोटिवेशन चाहिए प्रोसेस को होने के लिए, तो एक्सोथर्मिक का मोटिवेशन ये है कि हम होंगे तो हमारी एनर्जी कम होगी, और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होंगे तो उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी, ठीक है। आपके NaCl में भी रैंडमनेस बढ़ रही है, पहले वो सॉलिड था, अब वो डिसॉल्व होकर आयन, गैसियस आयन बन चुका है। अभी तो देखिए ना कैसे वो डिसॉल्व होता है, पहले वो सोडियम एटम, गैसियस एटम बनता है, फिर वो गैसियस आयन बन जाता है, तो गैस बन रहा है, मतलब सॉलिड से गैस बन रहा है, मतलब रैंडमनेस बढ़ गई ना। क्लियर है? देयर आर टू ड्राइविंग फोर्सेस, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। ये दोनों होंगे तो ही प्रोसेस होगा, दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, पर अगर दोनों नहीं होंगे तो प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? ठीक है, तो लिखना नीचे, नोट में लिखना, नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट में लिखो, the force responsible for the spontaneity of a process, the force responsible for the spontaneity of a process, the force responsible for the spontaneity of a process is called the driving force। यही वो फोर्स है जो उस प्रोसेस को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, होने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। Spontaneity of a process is called the driving force. The force responsible for the spontaneity of a process is called the driving force. Full stop. Next line में, the nature of this force, the nature of this force, the nature of this force, हाइफन डाल के एक फर्स्ट पॉइंट लिखना, is to acquire, फर्स्ट पॉइंट में लिख रहे हैं, is to acquire minimum energy, is to acquire minimum energy, is to acquire minimum energy, and second point लिखना, is to acquire maximum randomness, 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 ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिखना, एग्जांपल्स, एक तो वाटर वाला लिखो, रिएक्शन अपन जो 2-3 बार पढ़ चुके हैं ना, उसमें H2 plus half O2 gives H2O, कॉमा देके del H minus 283.8, लिखिए वाला रिएक्शन, H2 plus half O2 gives H2O, और उस रिएक्शन का del H क्या था, minus 285.8 किलोजूल पर मोल, कॉमा देके del RH, del FH भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सुन रहे क्या, del RH भी लिखना करेक्ट है और del FH0 भी लिखना सही है, क्योंकि R मतलब रिएक्शन, वो रिएक्शन हो ही रहा है, और F मतलब फॉर्मेशन, क्योंकि पानी बन भी रहा है, ठीक है। तो दोनों यूज कर सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू क्या था, minus 285.8 किलोजूल पर मोल। ये रिएक्शन हुआ है टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ठीक है। एक और लिखना नीचे, एक और रिएक्शन, N2 plus 3H2, अमोनिया वाला, N2 plus 3H2 gives you 2NH3,
हाइफन डाल के डेल आर एच नॉट लिखना इसका माइनस 92.2 किलो जूल पर मोल, माइनस 92.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नीचे लाइन में लिखेंगे द above two reactions are accompanied by the above two reactions are accompanied by the above two reactions are accompanied by evolution of heat, evolution of heat, evolution of heat, or we can say that, or we can say that decrease of energy, decrease of energy, decrease of energy, decrease हुआ ना एनर्जी में, तब तो देखो एच आर एंड एच पी, एच आर का एनर्जी ज्यादा था, एच पी का एनर्जी कम है, तो एच पी माइनस एच आर किए तो आंसर क्या आया, नेगेटिव। तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम, मतलब एनर्जी डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ प्रोसेस चलते चलते में। मतलब इनका हो सकता है मान लो 100 होगा और इनका होगा एनर्जी 100 से ये 8 होगा, समझ लो 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 92, समझ रहे क्या। तो 100 से 8 डिक्रीज हुआ है ना, तब तो माइनस करने के बाद 92 आया। ये मैंने ऐसे रैंडम लिया है ना ताकि 92 दिखे आपको। हाँ जो भी है, सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, ये मैंने जस्ट रैंडम लिया ना ताकि आपको डिफरेंस 92 दिखे। और वो 92 कैसे दिख रहा है, 8 माइनस 100 करेंगे तो माइनस आया ना, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ और आपको एनर्जी कम हुई है। पहले एनर्जी 100 थी, अब एनर्जी 8 हो गई है, तो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे वो इसलिए होते हैं बिकॉज वो पहला क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, बट दैट डजंट मीन कि एंडोथर्मिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना हाँ, hence we can conclude that, hence we may conclude that tendency to acquire minimum energy, tendency to acquire minimum energy is responsible for a process to be spontaneous, is responsible for the process to be spontaneous, is responsible for the process to be spontaneous. For the process to be spontaneous, है ना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में अपन रैंडमनेस के बारे में लिखते हैं कुछ, नीचे लिखेंगे but there are reactions, but there are reactions which are accompanied by, but there are reactions which are accompanied by, हर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज थोड़ी ना होती है, but there are reactions which are accompanied by absorption of energy या absorption of heat. There are reactions which are accompanied by absorption of heat. ब्रैकेट में एंडोथर्मिक लिख लेना, एंडोथर्मिक। Therefore, energy factor cannot be the only criteria. Therefore, energy factor cannot be the only criteria. Therefore, energy factor cannot be the only criteria for predicting the spontaneity. समझ के लिखना क्या लिख रहे हो। Therefore, energy factor cannot be the only criteria for predicting the spontaneity. क्योंकि अगर एनर्जी फैक्टर अकेला क्राइटेरिया होता है स्पॉन्टेनिटी के लिए तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस तो होते ही नहीं। समझ रहे हैं क्या। कुछ एग्जांपल्स लिखो एंडोथर्मिक वाले जो होते हैं बट उनमें एनर्जी कम नहीं होती, एनर्जी बढ़ती है इनफैक्ट। तो लिखेंगे प्रोसेस, हाँ तो एक रिएक्शन लिखो एग्जांपल में, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला बनाओ CaCO3, CaCO3 लिखे, एरो मारो, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 और इसका वैल्यू लिखना कॉमा डाल के, डेल आर एच नॉट इज इक्वल्स टू डेल आर एच नॉट। यहां तो देना पड़ता है ना एनर्जी, तो प्लस होगा,
प्लस 177.8 किलो जूल पर मोल, प्लस 177.8 किलो जूल पर मोल। एक और एग्जांपल लिखना, N2O5 लेना, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5, ब्रेक करो उसको NO2 एंड O2 में, NO2 प्लस O2 बैलेंस करेंगे क्या? N2O5 के सामने 2 लगाना और NO2 के सामने 4, ठीक है। इसका भी डेल आर एच नॉट लिखो, डेल आर एच नॉट इज इक्वल्स टू 219 किलो जूल पर मोल, 219 किलो जूल पर मोल। अब ये दोनों रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं? टू एक्वायर, अब देखो आपने जो लिखा है ना उसमें ऐसा भी कर देना, ब्रैकेट में जी लिख देना। देखो किसके किसके ब्रैकेट में जी लिखोगे बता रहा हूं मैं आपको। कैल्शियम कार्बोनेट के ब्रैकेट में एस लिखो, वो सॉलिड है। पहले एग्जांपल में ब्रैकेट में मतलब बगल में होता है ब्रैकेट, हाँ ठीक है एस, और CO2 के ब्रैकेट में जी लिखो, CO2 बना ना उसमें, उसमें जी लिखो। नीचे वाले में सब में जी लिख दो, सब में जी। बट यहां रैंडमनेस कैसे बढ़ी? नीचे वाले में लेफ्ट साइड में 2 मोल गैस है, राइट साइड में 5 मोल गैस है, 5, हाँ समझे क्या? तो पहले 2 मोल गैस था, 5 मोल गैस है, तो किसका रैंडमनेस ज्यादा होगा? 5 मोल वाले का, ठीक है। तो नीचे लाइन में लिखेंगे, इसके लिए कंक्लूजन लिखेंगे नीचे, in the above two processes, randomness has increased, randomness has increased, randomness has increased. Therefore, tendency to acquire maximum randomness, therefore tendency to acquire maximum randomness is responsible for these processes. Tendency to acquire maximum randomness is responsible for spontaneity of these processes. For spontaneity of these processes. जो 2 एग्जांपल ऊपर लिखे ना वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है। Responsible for the spontaneity of these processes. क्लियर है ये? तो आज हमने पढ़ा कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कौन ड्राइव करता है, वो प्रोसेसेस क्यों होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये रैंडमनेस को ही एंट्रोपी बोलते हैं, जो अपन अभी पढ़ा ना रैंडमनेस। इस रैंडमनेस का मेजरमेंट कैसे करोगे तो वो एंट्रोपी होता है। जैसे हीट का मेजरमेंट, हीट कंटेंट के मेजरमेंट को एंथैल्पी बोले थे ना, तो रैंडमनेस के मेजरमेंट को हम एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एंट्रोपी चालू करेंगे, फिर सेकंड लॉ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।